नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर से आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से जो वर्ष 2018 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये जो आपके आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं, लेकिन मैंने इनका आंसर आपको डिटेल में देने का प्रयास किया ताकि जब भी आप परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाएं या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आए तो आप इनको क्योंकि आपने यहाँ पे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ा है तो आप इसको भली भांति वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने देने का प्रयास किया है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे वीडियोस आगे भी चाहिए, ऐसे नोट्स आपको चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें ताकि जो और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिफाइन सोशल रिलेशन, यानी कि सामाजिक संबंधों को परिभाषित करिए। तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर में आया है। अगर आपका 2 नंबर में ये प्रश्न वापस से मिले तो आप जो है पहला पैराग्राफ जो है मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है मात्र यहाँ तक लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। या फिर आप ये दूसरा जो पॉइंट है आप यहाँ से यहाँ तक भी मेंशन कर देंगे तो आपका हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। मतलब क्योंकि आपको अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं तो आपको वहाँ पे शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कहाँ तक आपको लिखना चाहिए परीक्षा में। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें तो सामाजिक संबंधों से हमारा अभिप्राय दो अथवा दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संबंधों से है जिन्हें एक दूसरे का आभास है तथा जो एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हों। अब देखिए आपकी जब 2 नंबर की परिभाषा आए ना तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि संबंध मधुर हों तथा सहयोगात्मक ही हों, ये आपके संघर्षात्मक तथा तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा हिंदी उच्चारण मेरा कमजोर है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक संबंधों को हम ऐसे रिलेशनशिप के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि रिलेशनशिप किसी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। ठीक है, ऐसे लोग जो एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के चीज़ों का ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि ये जो 2 लोगों के बीच में जो सामाजिक संबंध है ये हमेशा अच्छे ही हो, गुड रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ही हो। कई बार सामाजिक संबंध जो है आपके जो है मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि हमारे आपस में वाद विवाद है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, तो ऐसे भी संबंध जो होते हैं वो भी आपके जो है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपकी परीक्षा में आए तो आप कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि सोशल रिलेशनशिप आर फाउंड इन सिचुएशन इन विच 2 or more person or 2 or more group take part in mutual interaction। तो सोशल इंटरेक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप। तो सामाजिक संबंध उस परिस्थिति में पाए जाते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 से अधिक समुदाय या समूह परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में संवाद करते हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। सामाजिक संबंध 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। और ये जो उत्तर अभी फिलहाल मैंने लिखा है आपका, ये आपका 8 नंबर के हिसाब से होगा अगर हम लोग पॉइंट 3 तक लिखते हैं तो पहला क्या होता है देखेंगे आप कि पहला है कि प्रथम व्यक्ति, यानी कि पहला जो टाइप है आपका सामाजिक संबंधों का वो क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध, यानी कि सिर्फ 2 लोगों के बीच का संबंध, जैसे कि पति पत्नी। अब यहाँ पे उदाहरण भी देखते चलेंगे साथ साथ में, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। तो पहले का हम लोग उदाहरण जो देख रहे हैं वो देख लेते हैं कि पहला जो है, पहले प्रकार का जो सामाजिक संबंध होता है ये जो है हमारा, इसके उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि प्रथम जो होता है इसमें क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का सामाजिक संबंध। ये हमारा संबंध हो सकता है पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र संबंध, या एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच के संबंध को हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच का जो संबंध होता है उससे हम लोग यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, दूसरा व्यक्ति और समूह के बीच का संबंध। छात्र अध्यापक के बीच का जो संबंध होता है ये हमारा तीसरे श्रेणी का संबंध होता है, और ये आपका होगा व्यक्ति और समूह के बीच का संबंध। और तीसरा कैटेगरी का जो आपका होता है ये होता है एक समूह और दूसरे समूह के बीच का संबंध, यानी कि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच का समूह। उदाहरण के लिए जैसे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में जो संबंध होते हैं, या फिर एक समाज से दूसरे समाज के बीच में, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच में। उदाहरण के लिए एक टीम का दूसरी टीम अथवा एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के साथ जो संबंध होता है वो हम कह सकते हैं क्या है, तीसरे प्रकार का जो है सामाजिक संबंध होता है हमारा। तो अगर हम लोग सामाजिक संबंधों की एक परिभाषा लिखें या संबंधित सामाजिक संबंधों की परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो हम लोग
मैक्लेवर और पेज की जो डेफिनेशन है आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि सोशियोलॉजी यानी कि सोशल रिलेशनशिप अबाउट सोशल रिलेशनशिप, वी कैन कॉल दिस एज ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी। तो समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों के विषय हैं और संबंधों के इस जाल को हम समाज भी कहते हैं। तो ये एक परिभाषा थी आपके समाज की भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग क्या है कि चिंतन का संप्रत्यय यानी कि चिंतन क्या है इसे समझते हैं। चिंतन सोच, जिसे कि सोच भी हम लोग कहते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी इस दुनिया को समझने और हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अपने आसपास की दुनिया की अवधारणाओं, विचारों और मॉडलों के मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित करता है। मतलब कि जो चीज़ें हमारा ज्ञान है, जो नॉलेज है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे आसपास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो उसे दूर करने के लिए उन संसाधनों का, हमारे पहले की जानकारी का, वर्तमान में जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, उन सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चिंतन एक प्रकार से किसी समस्या समाधान के लिए जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम लोग संदर्भित करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रक्रिया को। सोच जानकारी में हेर फेर की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, तो थिंकिंग क्या है? मैनिपुलेशन है, इंफॉर्मेशन, एज व्हेन वी फॉर्म कॉन्सेप्ट। कब? जैसे कि जब हम अवधारणाएं बनाते हैं, समस्या समाधान में संलग्न होते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो थिंकिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं हम? हमारे जो पहले की जानकारी है या जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करके जो वर्तमान समय में जो हमारी समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन जिसमें हम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग उसमें अपना व्यवहार करने के लिए, उसमें वर्क करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विचार करना, सोचने का कार्य अधिक विचार उत्पन्न करता है। मतलब कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमें उससे और नए नए विचार मिलते हैं, जिससे कि हम जिस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या जिस समस्या के समाधान के बारे में हम लोग सोच रहे हैं या परेशान हैं, उसके बारे में हमें और नए विचार और नई चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ऐसे तर्क मिलते हैं जिससे कि हो सकता है हम समस्या को और बेहतर तरीके से समाधान कर पाएँ। विचार एक सोच को, एक छवि को, एक ध्वनि या भावना को भी नियंत्रित कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, विचार कई बार इतने प्रबल होते हैं कि ये दूसरे की सोच को, आपकी अगर किसी के प्रति जो छवि है, जैसे बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग मार्केट में जो है कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि दूसरे की छवि खराब हो जाती है। तो एक विचार, एक सोच जो है किसी की छवि भी खराब कर सकता है या छवि को बना भी सकता है। एक आवाज़ के रूप में सोच जो है आपके अंदर से एक आवाज़ के रूप में आता है कि चलो ये मुझे करना है, आपको एक मोटिवेशन के रूप में मिलता है। तथा एक भावना किसी की भावना को भी नियंत्रित करता है। आप समझिए कि जब बड़े लोगों की, जो महान लोग हैं, हम उनकी सोचों से जब हम अपने आप से रूबरू करते हैं, अपने आप को हम उनसे जोड़ते हैं, तो कई बार वो हमारी सोचने की तरीके को बदल देते हैं। हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसको भी परिवर्तित कर देते हैं। तो सोच जो है आपकी बहुत शक्तिशाली होती है और ये आपका कई प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगर सोच की परिभाषा को हम लोग यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि रॉस के अनुसार सोच मनोवैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में अपने संज्ञानात्मक पहलू या मानसिक गतिविधियों में से एक मानसिक गतिविधि है। रॉस यानी कि थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट और मेंटल एक्टिविटी विथ रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो रॉस ने बोला, यानी रॉस के अनुसार मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, मेंटल प्रोसेस से जो भी करते हैं, उसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया है, सोच उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, गैरेट के अनुसार सोच एक व्यवहार है जो अक्सर अंतर्निहित और छिपी होती है। यानी कि ये जो चीज़ है, सोचने की जो प्रक्रिया या सोचने की जो क्षमता है, ये आपको दिखती नहीं है। ये ऐसी क्षमता है जो छुपी हुई है, अंतर्निहित है, जिसमें प्रतीकों यानी कि इमेजेस को या हम जो हिडन चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन को नियोजित किया जाता है। यानी कि जो हमारे पास अनुभव है, जो ज्ञान है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर गिलमर की परिभाषा के रूप में बात करें तो सोच एक समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया है जिसमें हम विचार या प्रतीकों का उपयोग ओवरलट गतिविधियों के स्थान पर करते हैं। यानी कि थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आवर आइडियाज एंड सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। मतलब कि जब कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तो हम उसके समाधान के लिए, उसकी सुलझाने के लिए, उस समस्या के दूर करने के लिए जो है हम लोग सोच की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अगर मोहसिन के शब्दों में बात करें, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा। मोहसिन के शब्दों में बात करें, सोच एक अंतर्निहित समस्या को सुलझाने का व्यवहार है। थिंकिंग इज एन
इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। तो ये क्या है, किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम यानी किसी समस्या समाधान करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसे दर्शाता है। क्या? सोच। अब चिंतन का अगर वर्गीकरण करें तो चिंतन को हम लोग जो मुख्य रूप से इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: अवधारणा या ठोस चिंतन, वैचारिक चिंतन, चिंतनशीलता, रचनात्मक सोच यानी कि रचनात्मक चिंतन, महत्वपूर्ण सोच यानी कि जो है क्रिटिकल थिंकिंग हो जो होती बोलते हैं हम लोग ना, इसको हम लोग यहाँ पे मतलब जो महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो चिंतन करते हैं वो होता है, और गैर निर्देशित या सहचर्य सोच, नॉन डायरेक्टेड या एसोसिएटिव थिंकिंग, ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन जो क्या होती है चिंतन की। अब देखिए यहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपको इनके ऊपर डिटेल में नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है? जो क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है ये क्या करता है, आपके अंदर जो है क्रियात्मकता लाता है, नए नई कलात्मकता लाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाता है कि आप किसी चीज़ को नए प्रकार से कैसे कर सकते हैं। माफ करिएगा, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आपको महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सोचने के लिए अवसर देता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बहुत उसके पक्ष विपक्ष गलत सही के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के क्षमता को दर्शाता है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इनकी परिभाषा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में इसको बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा मीनिंग ऑफ पेडागोगी। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके पिछले वर्ष आए हैं, तो आप बिल्कुल इनको अपनी तरफ से तैयार कर लें। ये मात्र 2 नंबर के प्रश्नों में आए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल में यहाँ बताया ताकि अगर ये प्रश्न आपके 8 नंबर या 15 नंबर में भी आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। शिक्षण शास्त्र क्या है? पेडागोजी क्या है? अकॉर्डिंग टू मेरियाम वेबस्टर, जो आपका डिक्शनरी बहुत फेमस है, उसके अनुसार पेडागोजी इज द आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग स्पेशली इन एजुकेशनल डोमेन। तो शिक्षण शास्त्र क्या है? एक कला है, एक विज्ञान है, या एक शैक्षणिक पेशा है खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप इस डेफिनेशन को याद कर लें, जब भी आपसे पूछा जाए पेडागोजी क्या है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पर हिसाब भाषा में शिक्षण और शिक्षण शिक्षण शैक्षिक शिक्षण विधियों के विभिन्न पहलू शामिल हैं। तो टीचिंग के प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अभी देखते हैं हम लोग। शिक्षण शास्त्र में शिक्षण शैली, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग स्टाइल, फीडबैक और असेसमेंट शामिल होता है आपका किसमें? शिक्षण शास्त्र में। पेडागोजी के अंदर क्या है? टीचिंग स्टाइल, फीडबैक और असेसमेंट, ये तीनों ही चीज़ें प्रमुख अंग हैं पेडागोजी के। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसमें क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को कौन सा सही तरीका है जो बच्चों को सही चीज़ें सिखाने में मदद करता है, ये सारी चीज़ें यानी कि टीचिंग स्टाइल। उसके बाद बच्चे उसके ऊपर क्या फीडबैक दे रहे हैं, या हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बच्चों को कितना लाभ मिल रहा है। तो फीडबैक ये जो होता है आपके प्रतिक्रिया, ये भी आपका पेडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। उसके अलावा असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर, और इसे भी यहाँ पे देखा जा सकता है। प्रत्येक शिक्षक को अपनी अगली कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए एक अलग शैक्षणिक दृष्टिकोण बनाना होता है। उन्हें छात्रों की ज़रूरतों के आधार पर समग्र सामग्री का वितरण भी करना होता है, यानी कि जो चीज़ें लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए जो है उसे प्लानिंग करनी होती है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है शिक्षक की आवश्यकता होती है, शिक्षण की ज़रूरत होती है कि वो सबसे प्रभावी साधनों का चुनाव करे और उनको चयन करने पर विशेष जोर दे। साथ ही साथ उसके सामने 2 प्रश्न आते हैं कि क्या छात्रों को अधिक व्याख्यान या व्यक्तिगत कार्य समय देना चाहिए। यानी कि जो अच्छे टीचिंग होते हैं, अच्छी जो पेडागोजी होती है उसके अंदर शिक्षक हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि डू स्टूडेंट नीड मोर लेक्चर और इंडिविजुअल वर्क टाइम, या फिर हाउ डू स्टूडेंट इन द क्लासरूम लर्न बेस्ट। मतलब तो शिक्षक के सामने 2 प्रमुख समस्याएं होती हैं पेडागोजी के अंदर कि भाई जो मेरा छात्र है वो क्या उसे अलग समय देना चाहिए, क्या उसे और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्या और ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से समझाना चाहिए, क्या बच्चों को जो है मैंने सिखाया है ये सही तरीका है या इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है जिससे बच्चे बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैं बताने का प्रयास करूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा शिक्षण में शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी इन टीचिंग। अब टीचिंग के क्षेत्र में अगर हम लोग पेडागोजी की बात करें तो ये क्या होता है, तो हम लोग विशेष रूप से अभी इसी से मतलब हम लोग क्या करें, इसी के ऊपर हमारा फोकस है, तो इसी को देखते हैं। पेडागोजी इन टीचिंग देखिए क्या है।
ये आपका दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका शिक्षक केंद्रित और दूसरा हो सकता है छात्र केंद्रित। ये समझना पड़ेगा कि पेडागोजी क्या है, दो तरीके के हो गए। अब शिक्षक केंद्रित जो आपका पेडागोजी होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षक द्वारा व्याख्यान देने और सीधे निर्देश देने के माध्यम से प्रदान करने पर केंद्रित होता है। तो जो आपका टीचिंग बेस्ड होता है आपका ना, टीचिंग इन एजुकेशन कैन बी आइदर स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। जो टीचर सेंटर्ड आपका पेडागोजी प्रोसेस होता है, जो आपका शिक्षक केंद्रित जो आपका शिक्षा शास्त्र होता है, शिक्षण होती है, उसमें क्या होता है, शिक्षक जो है केंद्र में होता है। शिक्षक व्याख्यान करता है, चीज़ों को बताता है और उम्मीद करता है कि जो चीज़ें वो बता रहा है वो बच्चे उस तरह से समझ भी पा रहे होंगे। इस विधि में शिक्षक के पास जो भी मौजूद ज्ञान होता है, जो चीज़ें वो सीखा है या अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों से जो भी ज्ञान होता है, वो शिक्षक अपने प्रयासों द्वारा, टीचिंग के द्वारा जो है छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो छात्रों में वो ज्ञान ट्रांसफर करने का प्रयास करता है। दूसरा तरीका है आपका छात्र केंद्रित, जिसे बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रल्ड। इसमें क्या होता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा में छात्र को अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए निर्देशित करता है। या दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि शिक्षक जो है शिक्षण अभी भी कर रहा होता है, लेकिन वो एक भागीदार के रूप में जो है शिक्षण प्रक्रिया में काम करता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होता है, जो आपका छात्र केंद्रित शिक्षा की प्रक्रिया होती है, इसमें छात्र जो होते हैं उनको आज़ादी दी जाती है कि वो अपने विचारों को भी व्यक्त करें। अगर चीज़ें सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार पूछें। जबकि शिक्षक केंद्रित जो विधि होती है, उसमें शिक्षक एक बार में लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, एक बार में चीज़ों को बता देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे उसे सीखें। लेकिन जो छात्र केंद्रित विधि होती है, यहाँ ये ज़्यादा अवसर देती है छात्रों को समझने में। शिक्षक यहाँ पर एक सलाहकार के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है, जो बच्चों को अधिक सीखने के अवसर और बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके जो है आप देखेंगे कि 15 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा गया है, कई बार 8 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन को मैंने कोशिश किया है विस्तार पूर्वक आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँ इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होता है, कुछ समझने में दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं। ए नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एजुकेशनल अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम एटमॉस्फेयर। ये एक कक्षा की आ, मतलब माहौल के बारे में बताता है, यानी कि एक धमकी रहित अधिगम वातावरण। धमकी रहित का मतलब एक खुशनुमा माहौल, सीखने का एक खुशनुमा माहौल जो होता है उसे धमकी रहित कहते हैं हम लोग। तो वो माहौल कैसा होता है, एक क्लासरूम के बारे में बताता है। कैसा क्लासरूम, जो कि इन सच ए वे दैट इट क्रिएट ए सेंस ऑफ फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, फॉर मेकिंग योर पॉइंट्स, फॉर मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो एक ऐसा माहौल जो छात्र को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता की भावना का एहसास कराता है। वहाँ पर जहाँ की छात्र अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं और स्वतंत्रता से निर्णय लेने के लिए भी उनको आज़ादी होती है। ए नॉन थ्रेटनिंग यानी कि एक धमकी रहित जो कक्षा का वातावरण होता है, वहाँ पर एक छात्र सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को सेफ महसूस करता है, जहाँ अध्ययन के दौरान शिक्षक और अन्य छात्रों से बच्चे को पूरा सम्मान और सहयोग मिलता है। तो एक धमकी रहित छात्र मतलब क्लासरूम जो होता है, एक नॉन थ्रेटनिंग क्लासरूम जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, बच्चों के बीच में जो समन्वय होता है, जो आपसी तालमेल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। शिक्षक और अन्य छात्र जो है हर एक छात्र को मदद करते हैं। हर छात्र के बीच में जो है इस तरह का संबंध होते हैं कि जहाँ बच्चा मतलब डरता नहीं है अपनी चीज़ों को बताने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। तो इससे क्या होता है, बच्चे के विकास अच्छा हो पाता है, बच्चा खुलकर चीज़ों को पूछ पाता है और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाता है। बच्चे एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, टीचर द्वारा भी बच्चों का दमन नहीं किया जाता, यानी कि बच्चों को बार बार डांटा नहीं जाता, बच्चों की गलतियों पर बार बार उन्हें पनिशमेंट नहीं किया जाता। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर क्लासरूम में आने के लिए शिक्षा के प्रति आकर्षण को बढ़ाती हैं और उनका लगाव धीरे धीरे शिक्षा के प्रति बढ़ता चला जाता है। छात्रों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है और उनकी हर बड़ी या छोटी उपलब्धि के लिए उन्हें प्रशंसित किया जाता है, उनकी बड़ाई की जाती है, उनकी हर एक बात को सुनी जाती है और उनकी सराहना भी की जाती है। तो देखिए, जो आपका नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स की नीड्स की अटेंडेंस दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स नीड्स आर गिवन अटेंशन, देयर व्यू पॉइंट इज लिसन एंड अप्रिशिएटेड फॉर एवरी बिग और स्मॉल अचीवमेंट। तो बच्चा छोटा से छोटा भी अगर कोई काम कर लेता है जो अच्छा काम होता है, तो शिक्षक उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर क्या होता है, उत्साह आता है, मोटिवेशन आता है। साथ ही साथ बच्चा और भी आगे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित रहता है। तो इस तरह का
जो क्लासरूम होता है, धमकी रहित क्लासरूम, यानी बोले कि एक खुशनुमा माहौल जो क्लास का होता है, वो बच्चे के विकास में मदद करता है, वो विकास के लिए उसे मोटिवेट करता है कि बच्चा और भी आगे अच्छा करे, बेहतर करता रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम, अब देखिए, एक धमकी रहित क्लासरूम यानी कि एक नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है कि यहाँ पर शिक्षकों द्वारा, अपने गुरुजनों द्वारा, बड़ों द्वारा प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलती है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग फुल पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्र के द्वारा बेहतर प्रदर्शन और छात्र की पूरी क्षमताओं को विकसित करने के लिए उचित मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो अगर वो चीज़ें नहीं समझ पाता, तो आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ छात्रों की समझ के, वो क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन एक जो धमकी रहित स्कूल है, यानी कि एक ऐसा स्कूल जो बच्चों का खुशनुमा माहौल प्रदान करता है, एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। वो प्रश्न पूछने के द्वारा गुरुजन उनको मदद करते हैं, गाइड करते हैं, उनकी समस्याओं को पहचानते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, अलग से समय देते हैं, अलग से उनको दोबारा सिखाते हैं। तो इस तरह से रेमेडियल क्लासेस के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से बच्चों की समस्याओं का पहले तो पहचान करते हैं और उसके बाद उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चा जो है शैक्षिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, संज्ञानात्मक दृष्टि से विकास कर पाए। एक धमकी रहित जो आपका एक नॉन थ्रेटनिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट जो होता है, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रेस, जेंडर, कलर और कल्चर। तो एक धमकी रहित यानी कि जो एक खुशनुमा क्लासरूम का माहौल होता है, उसके अंदर प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो उसकी जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप, संस्कृति, इन सब का कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं किया जाता इसके आधार पर, और उनको सबको जो है समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि उनका शैक्षणिक और आपका मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास हो पाए। तो ये कुछ प्रमुख आपके कारण हैं, कुछ प्रमुख जो है आपके विशेषताएं होती हैं एक ऐसे क्लासरूम की, जिसे हम नॉन थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, धमकी रहित शैक्षणिक या सीखने का माहौल बोल सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं, और अगला प्रश्न हम देखते हैं अभी।